आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ कैरियर एक्शन। और कैरियर एक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर में। वन इज़ ड्रिफ्ट, सेकेंड इज़ डिफ्यूजन एंड द थर्ड इज़ रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन। जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लास्ट जो आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कैरियर मॉडलिंग का फिनोमेना था। पहले तो आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखा सेमीकंडक्टर के, किस तरीके से एटम्स कंट्रीब्यूशन शो कर रहे होते हैं सेल किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर एटम्स के किसी स्ट्रक्चर के अंदर, FCC, BCC या सिंपल क्यूब में। तो उसके बाद आप लोगों ने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पढ़े, मिलर इंडिसेस पढ़े, एक स्ट्रक्चर को स्टडी किया। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने कैरियर मॉडलिंग पढ़ी, जिसमें आपने बताया कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं या हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, उनकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कितनी होती है, कहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं, और उनकी टोटल जो मॉडलिंग है वो आप लोगों ने स्टडी की थी। अब इट्स टाइम टू स्टडी कैरियर एक्शन के अब ये जो कैरियर्स हैं अब ये इस जगह पे बैठ गए, इस जगह पे ऐसे बैठे होते हैं, यहाँ पे वैलेंस बैंड में इतने होते हैं, कंडक्शन बैंड में इतने होते हैं, फॉरबिडन बैंड में इतने होते हैं। वो सब चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कैरियर्स के बारे में, कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो कैरियर्स हैं ये किस तरीके से कौन कौन से फिनोमिनाज करते हैं, ये एक्शन किस तरीके से करते हैं, इंटरेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये फिनोमिना को स्टडी करना है विच इज़ कैरियर एक्शन। और उस कैरियर एक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ ड्रिफ्ट, सेकेंड इज़ डिफ्यूजन एंड द अदर वन इज़ रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन। वैसे इसमें और भी बहुत से हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में है, जो हमने स्टडी करने हैं, वो यही 3 फिनोमिनाज हैं। ओके, अब किस तरीके से हमारे पास कैरियर्स, जो जब भी मैं बात करूँगी कैरियर्स की तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की बात होगी, वो और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज होती जाती है या करंट कैसे फ्लो करता है। तो 2 ही तरीका है करंट को फ्लो करवाने का। एक तो है ड्रिफ्ट मोशन जो होती है कैरियर्स की, और एक होती है डिफ्यूजन मोशन। करंट हमेशा तब प्रोड्यूस होता है जब चार्ज पार्टिकल्स लाइक कैरियर्स मूव करते हैं। तो वो मूव 2 ही तरीक़ों से करेंगे, या तो वो ड्रिफ्ट मोशन होगी उनकी या डिफ्यूजन मोशन होगी। अब जो ड्रिफ्ट मोशन होती है ये कब होती है कि जब आप किसी भी मटेरियल को, किसी सेमीकंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और फिर उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स उन कैरियर्स का होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या उसके इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो ड्रिफ्ट कहलाता है। वैसे आपने अपनी FSC में ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट करंट्स के बारे में, लेकिन वो ड्रिफ्ट करंट्स भी वही इंफॉर्मेशन दे रहे थे जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। वो क्या कि ये ड्रिफ्ट करंट कब ऑब्जर्व कर किए जाते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है या सेमीकंडक्टर या किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। इसी तरह डिफ्यूजन जो है ये हमारे पास क्या है कि ये बेसिकली पार्टिकल्स जब डिफ्यूज़ करते हैं, और ये डिफ्यूजन का फिनोमेना कब होता है जब अनइवन कंसंट्रेशन हो कहीं पर पार्टिकल्स की, तो वो अपने आप को लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और वो जो उनकी मोशन है टू बैलेंस, टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, उस मोशन को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, जो किसकी वजह से होती है, अनइवन कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होती है। एंड इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन। बेसिकली जनरेशन का फिनोमेना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन ये वर्ड आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। होता क्या है कि जब आप किसी सेमीकंडक्टर को किसी सर्टेन एक्सटर्नल पोटेंशियल में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, या कोई एक्सटर्नल
हीट अप्लाई की, टेम्परेचर दिया, उसको एनर्जी प्रोवाइड की, किसी भी फॉर्म में आपने उसको एनर्जी दी, तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेके जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड जनरेशन. जनरेट किया आपने इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे के. लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं तो वो वापस कहाँ आ जाते हैं, वैलेंस बैंड में. सो जब वो कंडक्शन बैंड में गए तो जनरेट हुए, और जब वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आ गए तो वो रिकम्बाइन हो गए. तो इस फिनोमेना को फिर हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. नेक्स्ट अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप वाइज, जो कि सबसे पहला क्या था हमारा टॉपिक, ड्रिफ्ट. ये ड्रिफ्ट मोशन होती क्या है, और ये आप लोगों को जैसे बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पांस में ये मोशन होती है कैरियर्स की. जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने अपना सेमीकंडक्टर रखा, कोई भी सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो उसके जो कैरियर्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. उनके होल्स होंगे, वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो एक जगह पे उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और एक साइड पे उसका नेगेटिव पोटेंशियल होता है. पॉजिटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो हमेशा आपको पता है कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव की तरफ. जबकि होल्स जो होते हैं वो किसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. ऑपोजिट है ना चार्जेस, होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करेंगे. लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इसका क्या मतलब है, कौन से कैरियर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियसली होल्स की डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव है और होल्स भी नेगेटिव की तरफ जाते हैं. तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, होल्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, and electrons move in the opposite direction of the electric field from negative to positive. और जो जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देख रहे होते हैं तो वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल लग रहे होते हैं पार्टिकल्स, लाइक हमें लग रहा होता है ये रैंडमली मूव कर रहे हैं. लेकिन जब हम इसको ब्रॉडन व्यू देखते हैं, दूर से देखते हैं, तब हमें इनकी मोशन थोड़ी सी यूनी डायरेक्शनल नज़र आना शुरू हो जाती है कि नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो अब पॉजिटिव जो होल्स हैं वो एक डायरेक्शन में हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में है. सो एवरेज नेट मोशन जो है वो हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. ऑब्वियसली जब ड्रिफ्ट करंट्स की वजह से जो मोशन हो रही है, मोशन का मतलब क्या है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. जब मूव करती है कोई भी चीज़ तो वो सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करती है, और अगर वो पर्टिकुलरली ड्रिफ्ट करंट्स की वजह से कर रही है तो उस वेलोसिटी पे जो करंट उस मोशन में जो वेलोसिटी होगी वो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी. और उसका जो हमारे पास सॉरी यूनिट होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है. मीटर पर सेकंड क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी स्मॉल डायमेंशन. पार्टिकल्स सैंपल जो भी आप ले रहे होते हो उसकी डायमेंशन ही सेंटीमीटर्स में ही देखी जाती हैं, ना कि हम उसको मीटर्स में बात करें, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. और जो नेट मोशन होती है चार्ज पार्टिकल्स की, जो वो क्या करती है, करंट जनरेट करती है, विच इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट्स. अब ड्रिफ्ट करंट का जाहिर सी बात है, हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डेफिनेशन समझने के बाद फार्मूला कि क्या होता है. और मैंने आपको बताया कि फार्मूला हम दो तरीक़ों से जनरेट करते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव अप्रोच और एक होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच. तो जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है उसमें आप लोग पूरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एक फार्मूला जनरेट करते हैं. और क्वांटिटेटिव में आप डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके अनदर फार्मूला जनरेट करते हैं. तो ड्रिफ्ट इज़ पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटली, और इसमें हम क्वालिटेटिवली फार्मूला जनरेट करते हैं. और उसमें हमारे पास क्या होता है, एक सैंपल है सेमीकंडक्टर का सैंपल, और वो 3 डायमेंशन सैंपल है, ठीक है. और उस 3 डायमेंशन सैंपल को हमने कहाँ रखा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो अब क्या है मेरे पास, एक साइड उसकी पॉजिटिव हो, एक साइड उसकी नेगेटिव है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो क्या दिखाई हुई है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो होल की मोशन है वो कहाँ दिखाई हुई है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। और जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती है, करंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब करंट जो गुजर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में से, उस एरिया की जो डायमेंशन है वो हम किस तरीके से लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। अब गिवन करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू J क्रॉस एरिया flowing in a semiconductor block with phase area A under the influence of electric field E. The component of J due to drift of carrier is, और वो मेरे पास क्या होगा, मतलब जाहिर सी बात है दो कैरियर्स हैं तो दो किस्म की ड्रिफ्ट होंगी, एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगी और एक हमारे पास होल ड्रिफ्ट होगी। जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट है वो प्रोपोर्शनल, होल की पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो होल ड्रिफ्ट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। और कौन से कैरियर्स, होल्स, तो हम होल्स का होल डेंसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितने ज़्यादा होल्स होंगे उतनी ज़्यादा करंट डेंसिटी होगी होल की, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। और इसी तरीके से उनका चार्ज जो कि क्या है हमारे पास Q। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को भी हम इसी तरीके से देखेंगे, जिसमें हम क्या कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है करंट डेंसिटी के साथ साथ चार्ज के मैग्नीट्यूड के, जो कि किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के, और साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। तो हमारे पास दो किस्म के ड्रिफ्ट करंट डेंसिटीज आ जाएंगी, एक होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, दूसरी इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी। अब हम देखेंगे कि लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो फार्मूला है आपके पास, JP इज इक्वल्स टू QP म्यू PE। अब आपने इससे पहले जो फार्मूला देखा था उसमें QP और थर्ड चीज़ थी सॉरी, तो हमारे पास इसमें म्यू P और E जो है, ये जो प्रोडक्ट है हमने उस थर्ड जो पैरामीटर था उसके जगह पे इसको पुट कर दिया, और इसी तरीके से म्यू एन E। अब ये म्यू P या म्यू N मेरे पास क्या है, बेसिकली ये जो आपने VD पढ़ा था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, QP और VD था। तो VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो म्यू P और E के इक्वल है, वेयर म्यू P इज द मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स। कौन से, अगर म्यू P है तो होल की मोबिलिटी, और अगर म्यू N है तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या चीज़ है, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स या होल मूव कर सकते हैं। मोबिलिटी का मतलब मोबाइल से, यानी कितना इजीली वो मोबाइल है मूव कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मोबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी ऑब्वियसली करंट डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह म्यू PE यानी VD इज इक्वल्स टू म्यू PE भी होता है बेसिकली। तो हमने मोबिलिटी की टर्म्स में इसको फार्मूले को लिख लिया है, और मोबिलिटी का फार्मूला जो हमारा यूनिट होता है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता है। अब अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लिखूं तो ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड फार्मूला है, इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आप लोगों ने इसको याद करना है। तो VD जो हमारे पास है वो किसके इक्वल लिखा गया है, म्यू नॉट E ओवर 1 प्लस म्यू नॉट E ओवर V सैचुरेशन की पावर बीटा और होल पावर 1/बीटा। अब ये जो बीटा है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बताता है कि आपका जो मटेरियल है अगर N टाइप हो तो इसकी वैल्यू 1 होगी और P टाइप हो मटेरियल तो उसकी वैल्यू 2 होगी। तो ये एक कांस्टेंट है जो कि हमने अपनी रिजल्ट्स को देख के होता है ना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से। तो एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन आ गई, हमने अब उससे फार्मूला बनाना है, तो हम कुछ चीज़ें उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसी का स्क्वायर लेंगे, किसी का स्क्वायर रूट लेंगे। तो वो सब चीज़ें हम करके बेसिकली कर क्या रहे होते हैं,
और रिज़ल्ट जो हमारा आया होता है उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस फार्मूले को फॉलो करके ये रिज़ल्ट आया होगा। तो वह एक क्वालिटेटिव जनरेटेड फार्मूला है, ठीक है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये जस्ट एक्सपेरिमेंट को देख के बनाया गया और इसकी लिमिटेशंस बता दी हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोचेस टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयर इज अ डिफरेंस इन इक्वल टू ज़ीरो एंड अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो जब अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्मॉल है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्मॉल होगी तो हमारे पास नीचे वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब लेट सपोज स्मॉल हो गई, तो वी डी जो टोटल रह गई किसके इक्वल रह गई, 1 + 0 1, और वी डी हमारे पास हो गई म्यू नॉट ई के इक्वल। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को पहुंच जाए तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो सैचुरेशन को मीट करेगी। इसको अब एक ग्राफ में अगर देखा जाए तो वो किस तरीके से दिखेगा, ये ग्राफ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास एक साइड पे वाई एक्सिस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ज़ीरो के पास पास अब देखें एक्स एक्सिस को तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो रही है तो जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सैचुरेशन को अप्रोच कर रही है, यानी इतनी ज़्यादा हो जाएगी इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के उसको हम वी सैचुरेशन का नाम दे देंगे। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ओहम्स लॉ में भी पढ़ा था, जिसमें J = सिग्मा E का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा था। मैंने हल्का सा रिव्यू दिया था क्योंकि टाइम की कमी की वजह से इस चैप्टर को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन यू नो अबाउट ओहम्स लॉ in terms of electric field, so which is J = सिग्मा E, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होती है। तो उसकी जगह हम अगर लिखें तो E/ρ बन जाएगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन और होल ड्रिफ्ट करंट्स को ऐड करती हूँ एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अब हम ज़्यादातर बात लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे करेंगे विच इज़ द कन्वेंशन। कन्वेंशन किस तरह से है कि लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहीं पे ज़्यादातर बात होती है ना, इतनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम सेमीकंडक्टर्स को नहीं देते, ना इतना यूज़ होता है। हाँ मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें कोई इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम नहीं करना होता। अगर आपने कोई रिसर्च वर्क करना है वहाँ पे आपको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ज़्यादातर हम जो भी डिस्कशन कर रहे होते हैं लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे कर रहे होते हैं, लाइक हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, इनमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, कम, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आई एम सॉरी। ओके, तो जो लो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो फार्मूला है उसी को हम यूज़ करेंगे, J = JP ड्रिफ्ट प्लस JN ड्रिफ्ट। अब JP ड्रिफ्ट जो है वो किसके इक्वल है, उसके जो फार्मूला हमने लास्ट स्लाइड में देखा है उसको प्लस N का JN का, दोनों को ऐड कर दिया, जो चीज़ कॉमन है जो कि चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की हुई है ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया। अब J की जगह मैं सिग्मा E लिखूंगी तो दोनों साइड्स पे E कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा E हो जाएगा = Q μN प्लस μP। और सिग्मा को जब मैं रेजिस्टिविटी में लिखूंगी तो वो ρ = 1/σ हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हैं जो कि थोड़े से डिराइव किए हुए हैं और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। और बट μN और μP जो है बहुत स्मॉल होते हैं
and N and P change several orders of magnitude. जबकि जो N और P है ये तो देखें आपने अभी पढ़ा भी है, पेपर भी दिया है, कितने ऑर्डर्स होते हैं 10⁻22, 10⁻14, 10⁻4, ये सेवरल ऑर्डर्स पे होते हैं. एन अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए पी से तो मटेरियल एन टाइप होता है, और जो हमारे पास पी वाला है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा. और जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. तो मतलब क्या है कि आप किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला. अगर आपको चार्ज पता है, मोबिलिटी पता है, और साथ उसकी करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता है, तो आप सिर्फ ये फार्मूलाज पुट करें. मोबिलिटी को किस तरीके से निकाला जाता है वो एक अदर टॉपिक है, वो भी आपको बताएं. लेकिन अगर वो आपको नोन है तो ये फार्मूला पुट करें तो आप कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं. अगर कंडक्टिविटी आ जाए तो रेजिस्टिविटी भी. आगे हम बड़ा इम्पोर्टेंट करने लगे हैं concept which is the difference between resistance and resistivity, conductance and conductivity. तो ये बहुत important concept है. even in my MPhil dissertation जो मेरा MPhil का वाइवा था उसमें भी एक्सटर्नल ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था. तो कि बिकॉज ये इतना बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है इसके आंसर का, कि डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का. उस टाइम पे मतलब हम लोगों को जब हम पढ़ रहे होते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो हमें लग रहा होता है ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है. रेजिस्टेंस का आपने फार्मूला देखो तो वो क्या है, ρL/A. तो रो इज़ द रेजिस्टिविटी. अगर थोड़ी देर के लिए मैं रो को इग्नोर कर दूँ, बिकॉज हम कहते हैं जी ये कांस्टेंट है ना, वैसे हम क्या कहते हैं R इज़ प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली कि उस मटेरियल के उस सैंपल की डायमेंशंस के ऊपर. जैसे जैसे डायमेंशन वो चेंज होगी उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी. लेकिन रेजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टिविटी को जी हम कहते हैं कांस्टेंट है. वो है क्या और क्यों कांस्टेंट है, हर मटेरियल की अपनी बर्दाश्त, ठीक है, अपनी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. जैसे चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इस तरह रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसकी खसूसियत है, उसकी क्वालिटी है, वो उस क्वालिटी से पहचाना जाता है. ठीक है. तो जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल जी ये क्या है, सिलिकॉन है. सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी कम होती है, ज़्यादा होती है, जितनी भी होती है वो हमें कैलकुलेटेड है. कांस्टेंट वैल्यू जी सिलिकॉन टेम्परेचर पे 2 तो उतना ही सेमी कंडक्टर है. जो कंडक्टर्स होंगे विदाउट एनी टेम्परेचर कंडक्ट करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, जो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ डिफ्यूजन, और ये अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का टॉपिक करेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़.